हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। यही रोएंगे फिर जो पिछली बार ही रोए थे। 3 तारीख को शाम तक का इंतजार करें ना, सरप्राइज बता के थोड़ी दी जाती है। इलेक्शन ऊपर करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना वो बिक जाता है। मैं हदीस शेख को वोट देता हूं। अमर लियाकत साहब, हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सवार अब्बास हूँ। आप पाकिस्तान टुनाइट देख रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन हो रहा है जिसमें हुक्मरान जमात को टिकटों की तकसीम पर बड़ी दुश्वारी हो रही है। जी नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन जब भी होते हैं हुक्मरान जमात को बड़ा एज हासिल होता है कि जिसे भी टिकट दें अमूमन वो लोग इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब ने जिन लोगों को टिकट तकसीम किए उनको बहुत ज़्यादा उस पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है अपनी ही पार्टी के MPs और MNAs की तरफ से। पहले बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर नामी शख्स को टिकट दिया गया, बड़ी वहाँ से मुजामत सामने आई, वो टिकट वापस हो गया। अब सिंध के अंदर सैफुल्ला अबड़ो और फैसल वोडा के टिकट पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ वहाँ से अपनी ही पार्टी के MNAs और MPs की तरफ से सामने आ रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में फैसल सलीम नामी शख्स को टिकट दिए जाने पर काफ़ी एतराज़ है और इमरान खान साहब की तरफ से ये खबर सामने आई है उनके ज़राए से कि अब वो टिकट्स को रिकन्सिडर कर रहे हैं, दोबारा से अपनी ही पार्टी के फेसेस को टिकट जारी किए जाने का इम्कान है। हता कि हफीज़ शेख को जो इस्लामाबाद से टिकट दिया गया है उस पर भी तहरीक इंसाफ के MNAs एतराज़ उठा रहे हैं कि हफीज़ शेख साहब ने अभी तक तो तहरीक इंसाफ ज्वाइन ही नहीं की, वो पार्टी की वफादार ही नहीं है। पहले वो पार्टी ज्वाइन करें फिर दिया जाएगा, तो ये मामला कहाँ जाके सेटल होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन लड़ना, क्या ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, या फिर हदफ इससे कोई आगे ज़्यादा बड़ा हदफ है? वो हदफ क्या है वो भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, चूँकि ये जुड़ा है PDM की तहरीक से। और बात होगी नाज़रीन, इलेक्शन खुफिया होगा या ओपन बैलेट होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राय देने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के अरकान को कल तलब किया गया है, उनसे इलेक्शन की स्कीम के हवाले से पूछा जाएगा। बहरहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुफिया ही होना चाहिए, लेकिन अगर कोई शिकायत करे तो फिर ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि पता लग सके कि वोट चोरी तो नहीं हुई, किसी को वोट किसी ने वफादारी भेजी तो नहीं है। होने का जा रहा आने वाले दिनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही है। ये तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। मेरे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहसिन बेग साहब, सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हैदर जमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। बेग साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। जो टिकट्स तकसीम कर दिए गए, पहले अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया, PTI का फेस नहीं था, बलूचिस्तान से बड़ी मुजामत सामने आई, फिर वो टिकट वापस हो गया करके ज़हूर आगा साहब को दे दिया गया। अब सिंध के अंदर सैफुल्ला अबड़ो और फैसल वोडा पे बड़ा एतराज़ है और फिर KPK के अंदर फैसल सलीम के ऊपर बड़ा एतराज़ है। पंजाब के अंदर सूरत हाल कंट्रोल में, बाकी 3 जगहों पर बड़ी रेजिस्टेंस है। ये क्या हो रहा है? समर साहब, ऐसा है कि तहरीक इंसाफ में कोई उस तरीके से थॉट प्रोसेस करके टिकट्स नहीं दी गई। मैं वसूख से कह सकता हूँ, वसूख से, कि कादर साहब बहुत बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, मेरे नेबर भी हैं, आई नो हिम वेरी वेल, ही इज़ अ वंडरफुल मैन। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो तरीके इंसाफ में उनको उस तरीके से शामिल किया गया, या खान साहब उनको मिले हों, या इंटरव्यू हुआ हो पार्लिमानी बोर्ड के सामने। कैंडिडेट्स आके अपनी क्रेडेंशियल्स बताते हैं। करीब तक तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ भी एसोसिएटेड थे। उनकी दोस्ती है जी चेयरमैन सेनेट से। बिल्कुल, मेरे ख्याल में उनसे जो गलती हुई है उनको टिकट वहीं से लेना चाहिए था और तरीके इंसाफ से नहीं लेना चाहिए था। इससे ये चीज़ साबित होती है कि खान साहब ने सोचे समझे बगैर जब टिकट्स दी किसी के कहने पे, या जो भी अरेंजमेंट हुए, आपने उन कैंडिडेट्स के लिए भी बेचारों के लिए एक एम्बैरेसमेंट पोजीशन कर दी। वो एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग हो जाती है। जो भी मीडिया में चला, फॉर नथिंग उन बेचारों की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया गया। अब देखना यह कि जिन सलीम साहब का आपने जिक्र किया, उनका टबैको का बिजनेस है, उसके ऊपर भी मीडिया में आया कि ये इतने अरब के गपले हैं और ये होंगे, आई डोंट नो। टबैको के बिजनेस में बहुत सारे टैक्स के मसाइल होते हैं, लेकिन आपने ये सोचना है, क्योंकि आपने एक हाई मॉरल ग्राउंड पे पार्टी तहरीक इंसाफ लाए थे, तो आप कर क्या रहे हैं? आप टिकट देते हैं, फैसला करते हैं, वापस लेते हैं, नया फैसला करते हैं, वापस लेते हैं। ये जो सैफुल्ला अबड़ो साहब को भी टिकट दिया है, इनके वाले से भी वो चीजें सामने आ गई। इनकी कंपनी के मैनेजर को नैब के नोटिस गए हैं, वो नोटिस भी रिकॉर्ड पे मौजूद है सारा कुछ। अब देखिए ना, फैसल वाडा साहब का केस था, बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो केस उनके खिलाफ है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उन्होंने वो सर्टिफिकेट 20-25-25-30 दिन के बाद लिया। जब वो इलेक्ट हो सीधा सीधा उनको ये टिकट देना कि भाई वहां वो उड़ने लगे, नजर आ गए, वो तो क्लियर केस है।
आपने उनको टिकट क्यों दिया? और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, ये इमरान खान का साहब की मर्जी के खिलाफ टिकट इशू हुआ, क्योंकि किसी के कहने पे हुआ। तो मकसद ये है कि आपकी लीडरशिप इतनी कमज़ोर है कि आप फैसला नहीं कर पाते, और जब फैसला कर लेते हैं तो उस पर स्टिक नहीं रहते। तो इस तरह लीडरशिप्स नहीं होती, इस तरह पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज चलती ही नहीं है। आपकी ग्रिप बहुत सॉलिड, और अपनी जो पार्टी है उसको आपने स्ट्रेंथन करना था। हफीज शेख का आपने खुद कह दिया। अब उसके मुकाबले में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर स्पीकर, 5-6 दफ़ा वो मिनिस्टर रह चुके हैं। आप बताइए कोई मुकाबला? अच्छा, हफीज शेख साहब उन्हीं की कैबिनेट में एक वजीर थे, ठीक है जी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुकाबले में आ गए, और उनका सियासी बैकग्राउंड शेख साहब का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो एज ए टेक्नोक्रेट हर जमात में घुस जाते हैं बवक्त ज़रूरत। अच्छा, अभी आपने अब एक उसके बात की- मुकाबले में अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब समर जीत जाते हैं तो ये गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी? उस तरफ हम आएंगे बाद में कि असल हदफ सेनेट की एक नशिस्त नहीं है, हदफ उससे ज्यादा बड़ा है। नहीं, सारी जो लड़ाई घूम घाम फैसल के वाडा इस्लामाबाद साहब आ गई है। फैसल वाडा साहब का जो आपने कहा कि टिकट खान साहब की मर्जी से नहीं मिला हुआ ना, तासुर तो वाम में यह है कि वो खान साहब के बड़े क्लोज हैं, खान साहब ने टिकट दे दिया, तो फिर किसने दे दिया? ये खान साहब की मर्जी के खिलाफ वो भी जा दिलवा दिया। ये तो मैं नहीं बता सकता किसने दिया, किसकी ख्वाहिश पर हुआ, ये आप उन्हीं से पूछे जिन्होंने टिकट चले, दिया। आप नाम नहीं ले तो फिर समझ सकते हैं कि शायद कोई बड़ी कोई गर्म जगह से जो है वो आई है सिफारिश के, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। ये खुर्रमशेर जमान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ज़रा बता दें ये क्या मामला चल रहा है? आज काफ़ी ज़्यादा हमने बयानात का सिलसिला देखा, तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर भी एक दूसरे के खिलाफ बयानात आना शुरू हो गए हैं। आज पहला बयान आया जी आमिर लियाकत साहब का, उन्होंने भी इनकार कर दिया हफीज शेख को वोट देने से। इसके अलावा जो अपना आपके कराची से शकूर शाह साहब है वो भी कह रहे हैं मैं भी नहीं दूंगा वोट। तो आमिर लियाकत साहब ने उसकी वजह बताई है, वो वजह ज़रा आप भी सुन लें, नाजरीन भी सुन लें ज़रा। मैं असेंबली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज शेख को वोट दे दूंगा, एब्सटेन करूंगा। ओके, एब्सटेन रहे, बैठ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ ही जाऊंगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। बिल्कुल ठीक। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है, पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में। एक तमाशा सा लगा है नाजरीन ये तहरीक इंसाफ के अंदर टिकटॉक के मामले पर। उस पर फिरदौस आशिक अहवान साहबा ने आज जवाब दिया है आमिर लियाकत साहब को, ज़रा वो भी सुन लें। आमिर लियाकत साहब मेरी जमात में है, मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगी कि जमात के डिसिप्लिन को फॉलो करें और आप खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। अपनी अदाओं पर गौर करें, हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। वाज़ेह नाज़रीन, ये दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं ये एक ही पार्टी से, किसी दूसरी पार्टी से नहीं है। तो ये खुर्रमशेर जमान साहब क्या चल रहा है, ये क्या हो क्या रहा है? तहरीक इंसाफ के अंदर टिकट देते हैं, मुज़ामत आ जाती है, सोच समझ के टिकट नहीं दिए। इस दफ़ा तो PTI ने बाज़ाब्ता दरखास्तें भी तलब नहीं की, पार्लिमानी बोर्ड बना के ऊपर से नाफिज किए गए फैसले, उनका हाल आपके सामने है। आपका भी यही एतराज़ आमिर लियाकत साहब वाला, या आप एग्रीड हैं, सब आप मुत्तफिक हैं कि ठीक टिकट दिए गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं कि ये बात बिल्कुल गलत है, ये तासुर गलत है कि एप्लीकेशन नहीं मिली। मैं कराची का प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त PTI का, और तमाम कराची से एप्लीकेशन जो है मैंने खुद रिसीव किए हैं, और रिसीव करने के बाद आगे पार्टी ने तलब नहीं की, कोई अनाउंसमेंट नहीं आई कि टिकट्स जिस तरह नून लीग ने की, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने की ओपन के भाई हम दरखास्त हमारा अपना तरीकाकार होता है, हमें मालूम होता है कि कौन से लोग हैं ख्वाहिशमंद है। हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं जिसकी बिना के ऊपर हमने आगे उन तमाम एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया है। बाकी हर जमात में इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो पार्टी की लाइन को क्रॉस करते हैं और बाकी पार्टी इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, ज़ाहिर है इनके खिलाफ फिर कुछ एक्शन जरूर लिया जाता है। लेकिन मेरी समझ से बात ये बाहर है कि बाकी सियासी जमातों को इस बात की तकलीफ है कि हम किन लोगों को चुन रहे हैं, किन को नहीं चुन रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर लोगों को जो तकलीफ है उस पर तो जरा बता दें। जी, आपने सवाल किया, मैं कहूँगा जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं हो सकेगी सर। जी आप बोले। मैं कह रहा हूँ मुझे अब जवाब देने का मौका। जी आप बोले, आपकी आवाज गायब हो गई थी बीच में, बोले। जो सवाल किया उसका जवाब दूंगा आपको पहले। हर पार्टी के अंदर एक तरीकाकार होता है जिसको जो है फॉलो किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल सेक्रेटरी के एप्लीकेशन आई हैं, उसको हमने स्टडी किया है, उसको क्लियर किया, फिर हमने आगे फॉरवर्ड किया। तो रही बात फैसल वाडा की या इनकी सैफुल अब्रो साहब की, तो जाहिर है कि इसका फैसला जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला करने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा है, और आखिरी फैसला जो है वो चेयरमैन साहब का होता है। चेयरमैन साहब जो फैसला करेंगे, जाहिर है कि उसके ऊपर पूरी पार्टी पाबंद है। जो लोग पार्टी के अंदर इस पर एतराज़ कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वही सारे लोग हैं जो खुद भी ख्वाहिशमंद थे इस टिकट के।
और आप जानते हैं कि जब लोग खुद ख्वाहिशमंद होते हैं तो जाहिर है कि वो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। अलबत्ता रही बात फैसल वाडा की, तो जाहिर है कि फैसल वाडा साहब ने अपने लॉयर से तमाम चीज़ों को वेरीफाई करा लिया गया होगा और इस तरह की कुछ होने वाला नहीं है कि उनको सेनेट की पोजीशन के ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी आएगी। पाकिस्तान फाइनलाइज किए हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं हर लिहाज से, चाहे वो नैब हो, चाहे उनका किसी किस्म का बैकग्राउंड हो, और ये लॉयलिस्ट हैं। फैसल वाडा आपके सामने है, 10-12 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। वो हाई मॉरल ग्राउंड की बात हो रही है सर, उनके खिलाफ अदालत के अंदर एक केस चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप अदालत का चढ़ा रहे हैं उनको ये करके सेनेट के अंदर लाके अभी अदालत के अंदर फैसला आना है उनके वाले से। तो मुझे और आपको अदालत के फैसले का इंतजार करना है ना। अगर अदालत फैसला इनके खिलाफ देगी तो फिर हम बात करेंगे, फिलहाल फैसला उनके खिलाफ। मुझे तो एतराज नहीं, आपकी अपनी पार्टी के अंदर से लोगों को एतराज है, उन्हें मुतमईन कर दें, मुझे तो मुतमईन ना भी नहीं, हमें मुतमईन करने की जरूरत नहीं है। पार्टी की लीडरशिप में जो लेटर लिख रहे हैं सर, आपकी पार्टी के लोग खत लिख रहे हैं खान साहब को, बल्कि खान साहब ने तो फैसला कर भी लिया, शायद वो रिकंसिडर कर रहे हैं टिकट्स का मामला कुछ। मैंने आपसे कहा ना कि जो लेटर लिख रहे हैं वो सारे ख्वाहिशमंद हैं, उनकी एप्लीकेशन मेरे पास भी आई हैं, वो खुद भी ख्वाहिशमंद है इलेक्शन लड़ने के। तो ये फैसला हुआ, बलूचिस्तान में भी चेंजेस हुई है। अगर अभी भी लीडरशिप समझेगी कि इन कैंडिडेट्स। अच्छा, दूसरा आपकी सैफुल आबरो साहब जो है, सैफुल आबरो साहब जो है, ये तो पीटीआई में कभी थे ही नहीं, पीपल्स पार्टी में कभी ये रहे, कभी ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। उसके अलावा पीटीआई जो है वो बड़ी बात करती है एहतसाब की, करप्शन के खिलाफ बड़ी बातें होती है। तो अभी क्लियर नहीं हुआ, इनके खिलाफ भी, इनकी कंपनी के खिलाफ नैब की एक इंक्वायरी चल रही है, नोटिस वगैरह इनको गए थे अक्टूबर में 2020 में, ये भी इनकी कंपनी के मैनेजर को। ठीक है, अगर नैब के इनके कोई किसी किस्म के नोटिस गए हैं तो नैब जो है उनको खुद ये जवाब देंगे। ये सैफुल आबरो साहब वही हैं जिनके घर पे प्राइम मिनिस्टर साहब 1.5 साल पहले गए थे, तो वहां पर बाहर उनके घर के बाहर लड़काना में पीपल्स पार्टी वालों ने एहतजाज किया था। ये वही सैफुल आबरो हैं जो कि इलेक्शन के बाद इन्होंने 2018 में ज्वाइन किए और तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए, 2.25 से 2.5 साल हो गए इनको पीटीआई ज्वाइन किए हुए। 6 महीने का पीरियड होता है हमारी पार्टी के अंदर मैक्सिमम। 6 महीने के पीरियड के बाद किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो आइन के हिसाब से वो पीरियड पूरा कर चुके हैं। वो तो ये नहीं तय है कि सैफुल आबरो साहब का टिकट वापस नहीं हो रहा। हफीज शेख साहब ने टाइम पूरा कर लिया 6 महीने पार्टी में। नहीं, देखिए, टिकट वापस होने के बारे में मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर एक टिकट जो है वो वापस हुआ है वो आपके सामने है। इसी तरीके से अगर लेट्स से कि अगर लीडरशिप ये फैसला करती है कि किसी को एक्सेस एप्लीकेशन जमा कराएंगे, कवरिंग कैंडिडेट जो हैं वो भी सारे पीटीआई के लॉयलिस्ट ही हैं, तो जब चेंज करने की बात आएगी तो चेंज कर दिया जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्विकली वो हफीज शेख साहब के वाले से भी कह रहे हैं, आमिर लियाकत साहब के, वो अभी तक उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन ही नहीं की, अभी तक पार्टी ज्वाइन नहीं की। ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर लियाकत साहब कभी का जज्बाती हो जाते हैं, कुछ चीज़ों में नाराज हो जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। हैदर जमान साहब, आज बड़ा इतराज़ उठ रहा है, बड़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, नून लीग भी कर रही है कि आपने पार्टी से बाहर के बंदों को टिकट्स दे दिए। लेकिन ये प्रैक्टिस तो आपकी जमातों में भी रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब टिकट दिए थे जरदारी साहब ने, तो उसमें बहुत सारे अपने करीबी दोस्तों को नवाजा था जिनका पार्टी के साथ कोई लेना देना माजी में था ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं नाम कुछ ले लूँ तो जो कयूम सोमरो साहब थे वो पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं थे, वो जरदारी साहब के करीबी दोस्त थे। इसके अलावा जो डॉक्टर साहब थे, क्या नाम है डॉक्टर साहब का, जो इनके डॉक्टर आसिम, वो भी पीपल्स पार्टी के अंदर पुराने नहीं थे, जरदारी साहब के दोस्त थे, उन्हें टिकट मिल जाता है सेनेट का। हफीज़ शेख साहब वो भी पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं थे, उन्हें भी टिकट मिल गया था। और इमामुद्दीन शौकीन साहब वो भी कोई पुराने पार्टी के साथ उनकी खिदमत ऐसा नहीं है, लेकिन जरदारी साहब के करीब थे, टिकट मिल जाता है। सलीम मानवी वाला साहब पे पार्टी के अंदर से बड़ा एतराज़ हुआ था कि उन्हें भी टिकट दे दिया गया, पार्टी के अंदर इनकी पुरानी कोई खिदमत नहीं है। तो ये तो हर कोई करता है, आपकी भी प्रैक्टिस रही है। अभी तनकीद इमरान खान पे इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर, इट्स सो लवली टू बी इन योर शो। और मोहसिन बेग साहब ने जो इब्तदा में बात की, मैं अगर वहाँ से शुरू कर लूँ, और उन्होंने बहुत एहसन तरीके से एक कूज़े में बंद किया उस जमात को जिसका डिफेंड कर रहे थे खुर्रम शेर साहब। फैसल वाडा साहब के हवाले से बात हुई, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उनके टिकट दिलवाने में वही लोग शामिल हैं जो हफीज़ शेख को टिकट दिलवा रहे हैं, वही गारंटर्स हैं। फ़र्क यह है कि दोनों ही मजबूरी है शायद उनकी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसका एक प्रोसेस है, और हमने टेक्नोक्रेट्स को भी टिकट्स दी हैं। हो सकता है जिन लोगों का आपने नाम लिया हो वो जरदारी साहब के दोस्त भी हों, लेकिन सलीम मांडवी वाला साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त से पार्टी में थे, और वो लसबेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे। मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने पार्टी के अंदर काम किया, मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया, सेक्रेटरी फाइनेंस रहे, प्रोविंस में रहे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के
मिनिस्टर रहे वो एक प्रोसेस से आए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठेकेदारों और बिजनेसमैनों को ऐसे ही टिकट नहीं दे देती थी। हमारा एक तरीकाकार है, और चेयरमैन की विमेन फैंसी पे भी टिकट नहीं दी जाती। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बनते हैं, वहां पे प्रॉपर एप्लीकेशंस होती हैं, हर बारी होता है और होता आया है। इसके बाद जो पीटीआई कर रही है, देखिए ये वो जमात है जिसको बिल्कुल सही फरमाया खुर्रमशेर जमान ने, और मैं आपसे इत्तफाक नहीं करूंगा, वो सही कह रहे हैं। उनको पता चल जाता है तिलिस्माती तौर पर कि एन के नाम से चीफ मिनिस्टर लाना है, उनको तिलिस्माती तौर पे पता चल जाता है कि कौन ख्वाहिशमंद है। कोई दरखास्त ना भी दे तो खान साहब को पता चल जाता है कि इसकी जाली सिगरेट की फैक्ट्री है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी ये एन वाली थ्योरी को बिल्कुल जो है ना वो रिजेक्ट करता हूँ, चूंकि अब्दुल कादिर साहब की जगह पे टिकट दे दिया गया ना यहाँ पे ज़हूर आगा साहब को, उनका नाम तो एन से शुरू नहीं होता ना। एन हो गैन हो, एन वो पंजाब वाला कह रहे हैं कि हमें खुर्रमशेर जमान साहब फरमा रहे थे ना कि जी हमें पता होता है कि कौन ख्वाहिशमंद है, यकीनन पता होता है, प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। तो उनको ये भी पता चल जाएगा बगैर ओपन बैलेट किए कि किसने वोट दिया है। उनके पास तो बहुत सारी चीजों का इल्म है। और खान साहब कहते थे ना यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है। तो समर आप बाज़त एहतराम आपसे डिसएग्री करूंगा कि बड़ा लीडर ही तो यू टर्न लेता है। और अभी तक पीटीआई में ये 2 दिन जो एक्सटेंड किए गए, हम शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन के, हमारे कहने पे तो नहीं हुए, पीटीआई खास तो आई थी नईम बुखारी साहब की तरफ से भी एक्सटेंशन की, वो तो हमने लॉजिकल ग्राउंड्स पे दी ना। मुझे बताएं कि आप 20 सालों की ट्रैवल हिस्ट्री मांग लें, आप वो चीजें मांग लें। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बता दें, मैं इसको जरा, आप तो तस्वीर का एक रुख जो है ज़ाहिर अपनी जो फेवरेबल है वो पेश करेंगे, मुझे तस्वीर के दोनों रुख आवाम के सामने रखने हैं, आवाम के सामने दोनों रुख मुझे रखने हैं। एक रुख इसका ये भी है जिसे आप यूटर्न कह रहे हैं, ये भी किसी पार्टी के अंदर प्रैक्टिस मैंने नहीं देखी पहले, कि पार्टी के अंदर से लोग जुर्रत करें अपने पार्टी चेयरमैन के फैसले के खिलाफ एतराज करने की, और फिर पार्टी चेयरमैन अपने पार्टी के लोगों के एतराज पर वो अपना फैसला वापस भी कर ले। ऐसा मैंने पहले होते नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये हुआ है। जरूरत नहीं होती जी समर, ये जरूरत नहीं होती, ये वीक चेन एंड कमांड है जहां फैसला इतना नहीं ये बात ना करें जनाब, ये जमहूरी जमात है जहां पे पार्टी की लीडरशिप अपने वर्कर्स की सुनती है। नवाज में मिसालें हैं, खुर्रम साहब मुझे जरा बात करने दें। पीएमएल नवाज में मिसालें हैं, पीपल्स पार्टी में मिसालें हैं। जावेद हाशमी ने डिफर नहीं किया था, पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोगों ने डिफर किया होगा। देखिए डिफर करना, एतजाज साहब बहुत बारी पब्लिकली आपके शोज में आके डिफर करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं। चले मुझे एक बात बता दें, चले जुर्रत की बात, यहाँ जुर्रत की बात हो रही है ना। हैदर जमान साहब, हफीज शेख साहब नहीं थे पीपल्स पार्टी में, कभी नहीं थे। उन्हें जब सेनेट का टिकट मिला था, आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे उन्हें, आज भी शायद आज ज़रा पसंद नहीं करेंगे, तब भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन टिकट के खिलाफ क्या किसी ने कोई एतराज किया? किसी को जरूरत हुई कि जरदारी साहब के फैसले के खिलाफ एतराज करे कि गलत बंदे को टिकट मिला है? बिल्कुल लोग करते हैं, लेकिन इतराज के तरीके हैं ना। मीडिया पर इतराज होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स में इतराज होता है, और बहुत लोगों ने अपनी ओपिनियन दी थी एट दैट टाइम। अब मैं उन लोगों के नाम डाइवर्ज नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव टू अबाइड बाय सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, बट मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल इख्तलाफ किया था। भी तो इतराज ही कर रही है ना। नहीं इतराज किया ना, लेकिन आपको आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फिर हफीज शेख साहब को चेंज भी तो किया ना, वो इतने कोई इंडिस्पेंसिबल तो नहीं थे। उसके बाद सलीम मांडवी वाला साहब आए और भी बहुत लोग आए। तो ये देखिए बात ये है, मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं समर, देखिए ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, जो ये कह रहे थे कि पीडीएम फौत हो गई, पीडीएम की हवा निकल गई, आज पीटीआई वर्सेस पीटीआई शुरू हो गया है। अल्लाह का ये करना हुआ है कि पीडीएम वर्सेस पीडीएम भी चल रहा है। मैं जरा आपको उस तरफ भी लेके आऊंगा, मैं जरा आपको खैबर पख्तूनख्वा में जब लेके जाऊंगा ना, जब मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा में लेके जाऊंगा, वहां पीडीएम वर्सेस पीडीएम चल रहा है मामला, बड़ी सूरत हाल वहां पे खराब है। आप इस पे क्या तबसरा करेंगे मोहसिन बेग साहब के? इसका एक दूसरा पहलू भी तो है, जिस तरह मैंने बात की कि कभी किसी पार्टी में जुर्रत नहीं होती अपने पार्टी चेयरमैन या पार्टी सरबराह के फैसले के खिलाफ उठ के एतराज़ करना, और ओपनली एतराज़ करना, फिर पार्टी सरबराह उनके फैसले पे अमल दरामद भी करे आके। अच्छा, ये खान साहब ने मजबूरी में किया या वाकई में से आप कहेंगे कि एक अच्छा फैसला, अच्छी रिवायत है? 30-35 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, और मैंने बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेरा इनरोड भी है, जानता भी हूँ, देखा भी है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का कल्चर एक वाहिद कल्चर है पाकिस्तान में, जहाँ पे एक छोटा सा वर्कर भी खड़ा होके और बिलीव करें टेबल पे टांग रख के अपने लीडरशिप को अकाउंटेबल ठहराता है। ये मैंने पहले किसी पार्टी में नहीं है। अब जहाँ तक बात है कि एतराज़ात क्यों हुए तरीके इंसाफ के वर्कर्स या जो कारकुन हैं, बेसिकली जब आप बिल्कुल ही आउट राइट कोई बंदा लेके आ जाए, इमरान खान साहब अपना कोई राइट हैंड दोस्त लेके आते
बहुत करीबी दोस्त लेके आते तो मेरे ख्याल में शायद इतना एतराज़ ना होता। जब आप बिल्कुल ही किसी अननोन को उठा के मतलब तरीके इंसाफ से कोई तल्लक ना हो तो नेचुरली लोग जो हैं, वर्कर्स जो हैं, जिन्होंने बहुत तरीके इंसाफ के लिए काम किया और वो ये बड़ा जर्नी है जी, मुसलसल तहरीक इंसाफ पिछले 5 साल तो मुसलसल तहरीक के मोड में ही रही है। अब देखिए उन लोगों का एतराज़ वैलिड बनता है। इवन इस्लामाबाद में जो प्रेसिडेंट है मुगल साहब, उन्होंने भी एतराज़ दाखिल करवाया। वो कैंडिडेट थे आमिर मुगल। हाँ, तो ये एतराज़ जेन्युइन बनता है। हाँ, अगर जरदारी साहब किसी अपने दोस्त यार को दें तो मैं समझता हूँ पीटीआई का कल्चर है वो तो खड़े होकर मजमे में बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, वो तो लिहाज ही नहीं करते। अब देखना यह है कि अगर सारी पार्टियों ने, फर्ज कीजिए प्रीवियस हिस्ट्री में, तो अगर तरीके इंसाफ भी वही काम शुरू कर दे तो फिर क्या डिफरेंट है? लोगों ने आपको तो डिफरेंट करके वोट दिया था। तब्दीली की जमात थी, आपने इस्लाहात लानी थी, आपने इस कल्चर को बदलना था। अगर आप भी इसी कल्चर में शामिल हो गए हैं तो भाई आपको ट्राई क्यों किया, आपको वोट क्यों दिया, आपको लाए क्यों? अगर ये सारे काम पिछले वाले आपने करने हैं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे वज़ीर आज़म सुबह से आज इसी काम पे लगे, आज सुबह से मुसलसल अगर ये काम वो 3 महीने देखें, आतिफ खान से भी मिले, आज बड़े अरसे से नाराजगी चल रही थी, बड़े अरसे से इशू चल रहे थे, वो ऐसे करते हैं, आतिफ खान को भी मिले, वक्त पड़ने पे बुला लेते हैं, से मिले, फिर इसके अलावा वो खुरम लगारी से भी मिले। आज देखें मकसद आम हालात में शायद ना मिलते। देखिए समर, मसला ये आ रहा है कि आप गवर्नमेंट में हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके नीचे पूरी पार्टी और आपकी काबीना है। आपने जो भी फैसला करना है वो बहुत सोच समझ के करना है ताकि आपको वापस लेना ना पड़े और आप लोगों के सामने ये ना जाए कि आप डिसीजन प्रॉपर नहीं कर सकते, जो कि आज तक नहीं साबित हुआ। मैं 2.5 साल में जो डिसीजन किया वो गले पड़ गया। अब देखना ये है कि आपने ये एक्सरसाइज कोई 2 महीने पहले शुरू कर देते, एप्लीकेशंस मांगते लोगों की, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस है। अगर आप समझते हैं कि जरदारी साहब ने दिए, नवाज शरीफ साहब ने दिए और आपने भी इसी तरह ही देने, तो भाईजान फिर माफी है, फिर ये तब्दीली हमें नहीं चाहिए थी। चलें जी, ये खुर्रम शहरजमान साहब, वो आपने डिफरेंट होने का दावा किया था, तो वो डिफरेंट आपको अपने अमल से भी अपने आप को जाहिर करना है, या शायद तनकीद ज्यादा आप पे इसलिए भी हो रही है कि आपने दावा किया था कि आप बाकी जमातों से मुख्तलिफ हैं, जब वही कुछ करेंगे तो फिर जाहिर है तनकीद आपके ऊपर होगी। लेकिन एक चीज और भी है खुर्रम शहरजमान साहब, ये सिंध के अंदर आपके इत्तेहादी हैं, सिंध के अंदर MKM भी आपकी इत्तेहादी है, सिंध के अंदर GDA भी आपकी इत्तेहादी है। अब MKM का तो फैसल सब्जवारी साहब सामने आ गए, GDA को भी अकोमोडेट कर रहे हैं, कैसे हो रहा है वहाँ पे? आपने अपने कैंडिडेट वहाँ पे खड़े कर दिए हैं, फैसल वाडा साहब भी आगे, सैफुल आबड़ो भी आगे, और गालिबन सीट साहब की वहाँ पे 2 ही बनती हैं, वो 2 पे आपने अपने बंदे खड़े कर दिए। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो बात डिफरेंस की हो रही है कि वो डिफरेंट पार्टी होती है, तो वो हमने आपको दिखाए ना कि हम जो आपसे बात करें, ओपन बैलेट की बात करें, और ये तो वही बात कर रहे हैं जो पुरानी बातें सीक्रेट बैलेट की। देखें, ये जितनी बातें सख्त हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि अवाम को, मीडिया को, जर्नलिस्ट को उन तमाम चीज़ों से दूर हटाना है जो एक डिस्कशन चल रहा था ओपन बैलेट का और सीक्रेट बैलेट का। इनकी मीटिंग्स के अंदर, इनकी जो स्पोक्स पर्सन की मीटिंग होती है उसके अंदर डिसीजन हुआ है कि इन चीज़ों में डाइवर्ट करने के लिए PTI के कैंडिडेट्स के ऊपर बात की जाए। किसी का क्या है हमारे कैंडिडेट? लेकिन साहब ये जो ओपन बैलेट वाली खान साहब का जो एक था कि ओपन बैलेट होना चाहिए, आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे कि आपने यकीनी तौर पे शफाफियत के लिए ही खान साहब ये कर रहे होंगे, लेकिन अब जिस तरह से दोस्तों को, एक पार्टी के बाहर के लोगों को नवाजने की कोशिश की गई, सेनेट के अंदर लाने की कोशिश की गई, तो वो जो एक एतराज उठता था कि फ्रेंड्स ऑफ इमरान या नॉन पार्टी फेसेस को लाने के लिए ये सारी तगोदो हो रही थी, तो फिर कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम भी अब उसको हकीकत नजर आ रही है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये पार्टी को किसे टिकट देनी है, किसे नहीं देनी है, हमने आवाम से क्या करना है, हमने आवाम से क्या उनको शो करना है, वो ये दिखाना है कि हम क्या इंसाफ की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि क्या आप यकीन कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर भी कि कोई सियासी जमात इस ओपन बैलेट के खिलाफ हो? ये तो मैं समझता हूँ कि सियासत करने के काबिल ही नहीं है। इनको तो इनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए कि एक शख्स, एक वजीर आजम, एक सियासी जमात जो है वो एक ऐसा निज़ाम लेकर आना चाहिए जिससे 2 नंबरी खत्म हो जाए, जिससे करप्शन का खात्मा हो जाए, जिससे लूटमार का सफाया हो जाए। लेकिन ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो देखें सेनेट के इलेक्शंस के बाद भी जो है इन तमाम मामलों को सामने लेकर आएंगे, हम इसमें रुकेंगे नहीं। दूसरी बात, आपने मुझसे सवाल किया रिगार्डिंग हमारे इत्तेहादियों के, तो देखें आज भी जब जाके हमने नॉमिनेशन जमा कराएंगे तो हमारे तमाम इत्तेहादी साथ थे, हम इकट्ठे गए हैं और जाहिर है कि फैसले हो चुके हैं कि कौन सी पार्टी के कौन से कैंडिडेट्स होंगे। जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे वो आप इस बात पे यकीन कर लें कि बाकी इन तमाम 2 नंबर सियासी होंगे। हमारा जो आज़म इमरान खान के, हम सब ने उसी को फॉलो करना है कि जैसे वो कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ है, तो जाहिर है कि
बहरहाल सरप्राइज आ सकता है। मुराद अली शाह साहब सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं, सिंध के अंदर सरप्राइज नहीं, आ भी मुराद सकता है। साहब के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, उनके ऊपर ठीक है, बहरहाल ये जिस तरह के पाकिस्तान को भी कमजोर नोटिस लेना कैंडिडेट ही चाहिए। नहीं, यहाँ तो पैसे की बात ही नहीं है, वो यहाँ तो पैसे की बात ही नहीं है ना खुर्शीद जमान साहब। यहाँ तो ओपनली आपके एमएनए एमपीएस ने कह दिया हम वोट नहीं देंगे इन बंदों को, तो जाहिर है फिर वो किसी और को वोट देंगे। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन का मामला ही नहीं है, लोगों की विल की बात कह रहे हैं, उनको कहने दें। मैं इसकी बात आपसे कह रहा हूँ कि जिन एमपीएस ने वोट देना, आप इस बात पर यकीन कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध से जितने भी वोट्स हैं वो इमरान के बॉक्स में गिरेंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। इस बात पे यकीन कर लें, क्योंकि देखें जो स्टैंडर्ड सेट किए हमने, क्या जरूरत थी पीपल्स पार्टी में पीएमएलएन में कि 20 एमपीएस को निकाल दे पार्टी से? ये जरूरत भी तो इमरान खान ने रखी थी ना, एग्जाम्पल सेट किए हैं। देखिए अगर हमारी जमात के अंदर बंदे लोग हैं तो उनको बाहर भी तो निकाला हमने। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अभी हैदर जमान साहब क्विकली जरा आप कह रहे थे पीटीआई वर्सेस पीटीआई है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ पे तो नजर आ रहा है कि पीडीएम वर्सेस पीडीएम वहाँ पे सूरत हाल बनती जा रही है। आपने वहाँ पे फरतुल्लाह बाबर साहब को अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया 5 एमपीएस के साथ, हालांकि केपी के अंदर आपको 20 वोट चाहिए सेनेटर बनाने के लिए। अब पता नहीं वो जिसे अक्सर आपके एमएनए एमपीएस अक्सर आपके पार्टी रहनुमा कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में लोगों ने वोट दे दिया था 2018 में बहरमान तंगी साहब को और रुबीना खालिद साहब को, शायद वही प्यार मोहब्बत आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्या है? लेकिन वहाँ पे एएनपी अपना जोर लगा रही है, मौलाना साहब अपना जोर लगा रहे हैं, चूंकि मौलाना के वहाँ पे 14 एमपीएस हैं, एएनपी के वहाँ पे 12 एमपीएस हैं, मुस्लिम लीग नून के 6 हैं, आपके 5 हैं। उनका राइट बनता है कि आप दोनों पार्टी एक एक पार्टी को सपोर्ट करें तो उनका एक एक सेनेटर वहाँ से आ सकता है। पीटीआई भी वहाँ पे 11 सेनेटर का जोर लगा रही है 12 में से। अभी टाइम है या आपने जी क्विकली आप बात कर लें जवाब? अच्छा क्विकली, ओके। देखिए समर, थोड़ा सा सेनेट इलेक्शंस को आप आइसोलेशन में ना देखें। ये एक जब पीडीएम एज अ प्लेटफॉर्म लड़ रही है, अभी तमाम एप्लीकेंट्स चले गए, स्क्रूटनी होगी, जब फाइनल कैंडिडेट्स आ जाएंगे तमाम जमातों के, तो ये हर सूबे में किसी न किसी जमात के डेफिशिएंट वोट होंगे और किसी के सरप्लस होंगे, और ये एडजस्टमेंट होती है। और आपने रुबीना खालिद और तंगी वाली जो बात की, वो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। देखिए ये एक तासुर दिया जाता है कि हमारे 7 एमपीए थे और हमने 2 सेनेटर। देखिए हमने उस वक्त फजलुर रहमान साहब को टेक्नोक्रेट पे वोट दिए थे, उनके 14-15 लोग थे और उनके वोट कम आ रहे थे। साहब मैं फिर अपना जुमला पिछले हफ्ते का दोहराऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता पुरानी बात को दोहराना। जहां पे 19-20 का फर्क हो वहां पे एडजस्टमेंट समझ आती है कि सेकंड प्रेफरेंस का वोट मिलकर एडजस्ट हो जाए। 15-20 का फर्क जो है वो इस तरह से कवर नहीं होता, नहीं एडजस्टमेंट से कवर नहीं होता। सुन प्लीज, और आपके तो अब जो हमारा काम है एक आजाद को मिला के आपका काम है, आप करें, आप जरूर फेयर कमेंट करें जो हमारा काम है। देखिए अब पीपल्स पार्टी के 7 एमपी हैं पंजाब में, इसी तरह केपीके में, तो अगर हम 7 एमपीए नून को दिलवाते हैं पीडीएम में, और नून और पीपल्स पार्टी जो है केपीके से फजलुर रहमान से साहब से मांग लेते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं, या सिंध से हमारे को सरप्लस वोट है, पार्टीज आपस में अंडरस्टैंडिंग नून मांग नहीं रही, वहां पे मौलाना और मौलाना की पार्टी और एएनपी वहां पे अपना ड्यू शेयर मांग रही है। वो कहते हैं कि 14 जेयूआई के हैं, 12 एएनपी के हैं। वो कह रहे हैं दोनों पार्टीज को एक एक पार्टी को सपोर्ट करें तो दोनों का एक एक सेनेटर वहां से मुंतखब हो सकता है। और हो सकता है हो जाए ना, अभी तो फैसला नहीं हो ना, 3 को वोटिंग होनी है। ये बैठेंगे, कायदीन बैठेंगे, जब सबके लीडर्स बैठेंगे, फरतुल्लाह बाबर साहब को मैदान में उतार दिया, हो जाएंगे। आई थिंक फरतुल्लाह बाबर साहब को अगर पीडीएम की जमातों ने सपोर्ट किया और कंसेंसस हुआ तो तभी वो लड़ेंगे ना। उनका तो कैंडिडेचर और गिलानी साहब का भी कंडीशनल है, सब्जेक्ट टू पीडीएम सपोर्टिंग। अगर वो पीडीएम की जमातें सपोर्ट नहीं करेंगी तो वो कैंडिडेचर नहीं होगा, ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि ये ऑनरेबल मेंबर्स जो होते हैं, मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, पार्लियामेंटेरियंस में ये बहुत इस वक्त शिद्दत से इस जज्बात की अक्कासी हो रही है कि उनको ब्रांड कर दिया गया है कि वो पैसे लेके वोट देते हैं। ये बड़ी बुरी बात है। देखिए इंजीनियर्स लड़ते हैं इलेक्शन, आपकी बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस होते हैं, जर्नलिस्ट के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होते हैं। नोटों का ढेर तो नहीं लगता ना सर टेबल पे, ताल्लुक वास्ते की बुनियाद पर भी वोट देते हैं और पार्टी से नाराजगी की बुनियाद पर भी। अगर नोटों के ढेर की वीडियो तो किसी के सामने नहीं आई, वो तो सेनेट के इलेक्शन की आई है। और मैं दोबारा जरा छोटी सी यहाँ पे वजाहत कर दूं कि पूरे इलेक्शन में पैसा नहीं चलता, पूरे इलेक्शन में पैसा नहीं चलता, चंद एक निश्चितों पर चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा इलेक्शन पूरे हाउस का बदनाम होता है। प्राइम मिनिस्टर ने 50 करोड़ क्यों दे दिए? ये क्या, ये पैसा नहीं है जो 50-50 करोड़ रुपए अभी नहीं दिए, नहीं दिया, अभी तक 1 रुपया भी जारी नहीं हुआ, अभी तक 1 रुपया भी जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर उन्होंने जवाब जमा करा दिया, इलेक्शन के अंदर स्कीमें रखी जाएंगी, पैसा किसी को नहीं दिया जा रहा। स्कीमें होती जिस तरह माजी में होती रही तब भी, तो अब भी होंगी। आपको पता है
आपको पता है स्कीम क्या होती है? पीडब्ल्यूडी से इनको 20% मिलता है हर एमएनए को। आप इस पे प्रोग्राम कर लें, इस सिस्टम को समझ लें। ये स्कीम दी जाती है, उसका वर्क बेचा जाता है ठेकेदार को, चाहे बिजली के हैं चाहे रोड्स के हैं, और उन वहां से इनको किकबैक मिलती है। उस पे पूरा प्रोग्राम रखेंगे कि ये भी गलत चीज है बेग साहब, ये भी गलत चीज है कि 20-20% एमएनए को चला जाए। बहरहाल मुझे एक ब्रेक पे जाना जरा, मुझे ब्रेक पे जाना, पैसे देते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे यूसुफ रजा गिलानी साहब का इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ना। बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि शायद बिल्कुल पीडीएम जो है वो ले जाएगी ये सीट, लेकिन असल में पीडीएम नंबर गेम के एतबार से कहाँ खड़ी है, कितने वोट उनके शॉर्ट हैं, और ये जो अभी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं कौमी असम्बली के, ये भी बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला है वो स्पीकर ने कहा अभी तक मैंने जारी नहीं किए, वो होते नहीं होते, ये भी बड़ा अहम मामला है। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब इस्लामाबाद से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? क्या ये सेनेट की एक सीट की लड़ाई है या फिर इससे आगे का कोई बड़ा हदफ है उनका? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाजरीन। बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर गेम है कौमी असम्बली के अंदर, और यूसुफ रजा गिलानी साहब का यहाँ से इलेक्शन लड़ना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसमें उनके लिए जीत बड़ी मुश्किल होगी। अब शायद सरप्राइज फैक्टर यहाँ पे कोई देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा, और वो भी उस सूरत में होगा जब ये सीक्रेट बैलेट होता है। और नंबर गेम में ज़रा आपके सामने रखता हूँ कि फ़र्क कितना है जो कवर करना है यूसुफ रजा गिलानी साहब को। नाजरीन तहरीक इंसाफ के 156 MNAs हैं कौमी असम्बली के अंदर, MQM के 7 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 MNAs हैं, मुस्लिम लीग काफ जो कि हुकूमत की इत्तेहादी उसके 5 MNAs हैं, GDA के 3, और आज़ाद अरकान जो हुकूमत के हमायती हैं वो 2 हैं, जमहूरी वतन पार्टी का 1, अवामी मुस्लिम लीग का 1, जो ये टोटल तादाद बनती है ये 180 है हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो नंबर है कौमी असम्बली के अंदर, और 172 पे बन जाएगा सेनेटर। जबकि जो पीडीएम की नंबर गेम है, अपोजिशन की मुस्लिम लीग नून के 83 MNAs हैं, पीपल्स पार्टी के 54 हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के 14 हैं, BNP मैंगल के 4 हैं, ANP का 1 है, तो ये टोटल तादाद बनती है 156, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग नंबर है अपोजिशन का कौमी असम्बली के अंदर। और इसमें जो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा इतना डिसाइसिव तो नहीं लेकिन इन्होंने अभी डिसाइड करना है, वो है जमात इस्लामी का 1, जो PTM के 2 आज़ाद हैं, उन्होंने फैसला करना है वो किसकी तरफ जाते हैं। और ज़िमनी इलेक्शन जो अभी 3 सीटों पे होने जा रहा है, इसमें ज़्यादा सीटें जो है अपोजिशन की ही छोड़ी हुई हैं, तो ये भी ज़्यादा अपोजिशन की तरफ ही आ सकता नंबर, तो ये आ भी जाते तो ये 162 तक जाता है फिर भी, तो फ़र्क जो है फिर भी 18 वोटों का रहेगा। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह और अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर अभी जारी होना है। स्पीकर साहब ने कल तक कहा है कि मैं अभी तक जारी करने का फैसला नहीं किया, उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त आएगी तो करेंगे। और उसमें भी आइन के अंदर लिखा है कि ही में शैल नहीं है, वो मर्जी है स्पीकर साहब की, वो करना चाहें तो कर सकते हैं, रूल्स के अंदर जो कौमी असम्बली के हैं। तो बड़ा 18 का जो है ना रफली एक है डिफरेंस है, वो तय करना है यूसुफ रजा गिलानी साहब को। बल्कि 18 नहीं, अगर 62 हो जाते हैं तो फिर 10 का फर्क रह जाएगा, वो तोड़ 10-12 का फर्क है, 10-12 का फर्क है टोटल। और तो ये फर्क मेरे ख्याल में जरदारी साहब के लिए कोई बड़ा नहीं है। अच्छा, एक्चुअली बेसिकली जरदारी साहब ने अगर ये सारी कैलकुलेशन करके यूसुफ रजा गिलानी साहब को यहाँ लॉन्च किया, हारने के लिए नहीं आए वो इस्लामाबाद, डेफिनेटली नहीं। देखिए अगर हारना ही है तो फिर उनको लॉन्च क्यों किया, फिर जाने देते। और मैं समझता हूँ कि वो चेस प्लेयर हैं, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन पूरी की है, तभी उनको कल भेजा। और आप देख लीजिए जिस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी साहब आए हैं, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर, तो मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली उन्होंने अंडर द स्लीव कुछ जरदारी साहब ने रखा है, और उन्होंने नवाज शरीफ को भी कायल किया। एक इतना और भी चल रही है, एक इतना और भी चल रही है, खबर गर्म है कि शायद 20 या 22 के करीब MNAs जो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर है वो अपना वोट टेक्निकली रिजेक्ट करवा दें, डबल स्टैम्प अच्छा, मार के, डबल टिक, डबल नंबर डाल के। ये गेम्स होती हैं, दायरा लगा देते हैं, डबल टिक कर देते हैं, कुछ कर लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरे पास एविडेंस नहीं है, इंफॉर्मेशन खास नहीं है, कुछ चल रही है इस तरह की इतला। मसला यह है कि काफ लीग से भी बात मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने की है, और इसी तरीके से उन्होंने MQM के साथ भी की है। ये लोग नाराज़ हैं PTI से काफ़ी हद तक, क्योंकि पंजाब में काफ लीग का शायद वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाई, और अगर आप उनको फ्यूचर का ये दे दें, जो भी आप अरेंजमेंट करना चाहें तो डेफिनेटली वो स्किप कर सकते हैं। लड़ाई सेनेट की सीट की नहीं है, नहीं, ये तो तरीके अतम एतमाद की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दरारें आपने दिखानी है, शो करनी है। और ये मैं कल भी एक शो में था,
मैं ये कह रहा था कि सरप्राइज होगा। सरप्राइज मेरी नज़र में इसलिए है कि और खान जरदारी साहब जिनको आप जानते हैं, उनकी कैलकुलेशन सेनेट में वो बहुत माइन्यूटली हद तक केयरफुल हैं, तो वो यूसुफ साहब को लॉन्च क्यों करते? मतलब लॉन्च करके उन बेचारों की इज्जत सादात भी जाए और यहाँ से पीडीएम भी ख्वार हो, तो इससे अच्छा था ये एक्सरसाइज ही ना करते। टू होगा, ये दो धारी तलवार होगी, ये समझ नहीं आएगी इसकी, ये अपने ऊपर भी आ सकता है। देखें, क्योंकि मैं पीडीएम के लिए भी सेटबैक हो सकता है। हमें सेनेट वाला भूलना नहीं चाहिए जो सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी। तो ये खुर्रम शेर जमात साहब, ये बड़ी एक टेक्निकल चाल है ये कि यहाँ से गिलानी साहब अगर जीत जाते हैं, आपकी पार्टी के अंदर से एतराज़ उठ रहा, जो मैं आप पिछले हिस्से में एतराज़ की बात डिस्कस कर रहे थे, वो इसलिए सिग्निफिकेंट है कि आपके अगर लोग नाराज़ होंगे हफीज़ शेख साहब के हवाले से, वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों ने ज़्यादा लाइक नहीं करते कि ज़रा वो किसी से मिलना मिलाना नहीं है, इतनी मुलाकात नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है, तो लोगों का इतना ज़्यादा उनके साथ वैसे भी ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ अगर वोट आपके शॉर्ट होते हैं तो सिर्फ आप सेनेट की एक सीट लूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आपको एतमाद का वोट भी लेने के लिए कहा जा सकता है कल को कि आप लूज़ कर चुके हैं मेजॉरिटी। अच्छा देखिए, जितनी भी बातें हो रही है ना, इन बातों को आप जिस तरह भी लेके जाएं, इसका एक सिरा मिलता वहीं पे जाके उस बात पे जो हम बात कर रहे हैं ओपन बैलेट एंड सीक्रेट बैलेट के ऊपर। अब इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है कि जरदारी साहब तो बहुत महारत रखते हैं, बहुत बारीकियों से देखते हैं। तो जरदारी साहब की जितनी महारत है ना, वो सारी माल के ऊपर चलती है, वो सब पैसे के ऊपर चलती है। कौन नहीं जानता कि इस वक्त शायद पूरे पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान है, उनके लिए क्या मसला है किसी को खरीदना। प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन फरमा रहे थे कि 70 करोड़ तक जो है कीमत चलेगी। मेरे हिसाब से उन्होंने बड़ा शायद कम फिगर बताया, यहाँ तो अरब से ऊपर भी का मामला चले जाएंगे। इन्होंने तो अपने खजाने खरीदने के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, लोगों का नाराज होना, अपना गुस्सा निकालना। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर मैं खुर्रम शेर जमान MPA बना हूँ तो मैं किसकी टिकट पे बनाऊं, मैं किसके नाम पे बनाऊं? मैं इमरान खान के नाम पे बना हूँ, मैं PTI के नाम पे टिकट जीत कर आया हूँ। मेरी जुर्रत कैसे, मेरी हैसियत कैसे कि मैं जाऊं और अपना वोट डाल के किसी और के पास जाके दे दूं? मेरी नाराजगी का क्या बनता है? मेरी लीडरशिप ने फैसला करना है कि मैंने वोट कहाँ पे डालना है। ये वो सारे बेशरम लोग होते हैं जो अपने जमीर का सौदा करते हैं, और वो भी बेशरम लोग हैं जो पैसा फेंकते हैं और लोगों को खरीदते हैं। देखिए, आपको इस बात को सपोर्ट करना पड़ेगा। जितने दोनों साहब यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा कि मैं इनसे भी पूछता हूँ, क्या आप नहीं समझते? अपने जमीर से पूछें कि क्या ओपन बैलेट पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कब तक हम इसी तरीके से बैठते रहेंगे? आपके बच्चों ने क्या लाके आपसे सवाल करना है कि क्यों इस तरीके कार को रोका गया? यही तो वजूहत है। आज तो देखिए, हमें शायद हम कल नहीं होंगे। जरा हैदर जमान साहब का जवाब भी मैं इस पे ले लूं। जरा हैदर जमान साहब, चले ये मामला तो छोड़ दें, अब ये पीछे चला गया कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया उनकी राय लेने के लिए कि उनके पास क्या स्कीम है। लेकिन ये जो सरप्राइज फैक्टर की बात हो रही है, बड़ी बात हो रही है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब यहाँ पे सरप्राइज देंगे, अपसेट करेंगे। लेकिन ये भी मत भूलें कि यही आपसे PDM की जमातें थी, आप लोग ही थे। आप तहरीक अदम एतमाद जब लाए थे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, सरप्राइज कहीं आपको ही ना मिल जाए जो खान साहब कह भी रहे कि रोएंगे कल को आप ही। देखिए, दो बातें हैं बड़ी वाज़े। एक तो मैं आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू खुर्रम शेर जमान, उस जमात के शख्स बात कर रहे हैं जरदारी साहब के मुतल्लिक और पैसों के मुतल्लिक, जिनकी अपनी जमात में तस्नीम नवानी की रिपोर्ट पढ़ लें, जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट पढ़ लें, स्टिंकिंगली करप्ट, जहाँ ओहदे बिकते रहे इलेक्शनों में, इंट्रा पार्टी इलेक्शनों में लोग रेवड़ियों की तरह करोड़, और वो जमात हमें लेक्चर दे रही है जिसने तरीन एयरवेज पे जिस तरह बोरियां बैंक डकैती के बाद भर भर के डाकू लेकर जाते हैं, इस तरह इन्होंने कभी जनूबी पंजाब महाज के बंदे और आज़ाद उम्मीदवार वो चलाए ना फुटेज, वो कौन सी इमरान खान की मोहब्बत थी या गिदर सिंगी थी या तिलस्माती मैजिक था या करिश्मा था? तो ये बातें ना करें। और तीसरी बात मैं ये करना चाहूंगा पे आ जाए जरा इस्लामाबाद के अंदर, और सरप्राइज बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि ये T20 मैच या वनडे मैच के लिए आप भरपूर तैयारी करते हैं समर, ठीक है, और आप जाते हैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ये कोई गारंटी के साथ नहीं कहता कि मैं वर्ल्ड कप फाइनल जीतूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे पाकिस्तान की नजरें एक मायोपिक लेंस के जरिए सेनेट इलेक्शन की सीट पे लगा दी हैं। वी हैव द बेस्ट कैंडिडेट अवेलेबल, जिसको एक दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ने प्रपोज और सेकंड किया। वी हैव द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने प्राइम मिनिस्ट्री की सीट जाती की लेकिन आइन के हलफ की पासदारी की। वी हैव द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। बजट के अंदर भी आपके बंदे कम हो गए थे, पार्लियामेंट के अंदर सेटअप के मामले पे भी बंदे आपके शॉर्ट हो गए थे, तहरीक अदम एतमाद में बंदे आपके शॉर्ट हुए थे। बात सुन लेना, नहीं
सेनेट इलेक्शन चेयरमैन का नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल इसके साथ कंपेयर करना इज लाइक एप्पल्स विद ऑरेंजेस। यहाँ पे नंबर आपका ज्यादा था ना। नो सुन ले वहां पे जो पोजीशन है आज जो इलेक्शन होने जा रहा है, या मुकाबले में हफीज शेख है, हु इज नॉट अ पॉलिटिकल एनिमल, नॉट अ पॉलिटिकल एंटिटी, वो एक प्रोडिजी है। संजरानी साहब भी कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर नहीं थे जनाब, वो भी उस वक्त आपकी करामात से बन गए थे चेयरमैन सेनेट। हालात उस वक्त मुख्तलिफ थे। यहाँ एक सेनेटर की सीट का इलेक्शन है समर, इट इज नॉट द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन सेनेट, द स्टेक्स लेवल, the leverage is different। एक बात ये दूसरी बात प्लीज मुझे कर लेने थे, खुरम ने एक बात की है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। देखिए एक एमपीए या एमएनए जिस भी जमात से हो, बशमूल मेरे, हम जब इलेक्शन लड़ते हैं बहुत शुक्रिया उस लीडरशिप का जो हमें टिकट देती है, लेकिन हमारा अपना एक जाती वोट भी होता है, एक हल्का अहबाब भी होता है। ये कह देना कि रोबोट इलेक्ट हो रहा है पार्टी टिकट पे, ये नहीं हो सकता, उसको एक राइट होनी चाहिए। और अगर ये इतने ही सोमो सलात के पाबंद हैं और इतना ही ओपन मांग रहे हैं, तो फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, स्पीकर उसी अपने ज़मीर की आवाज पे लोगों ने सादत संजरानी को चेयरमैन जब बना दिया दोबारा से, उनको देखना चाहते थे, तो फिर वो वहां पे आप कहते हैं वो हुकूमत ने बड़ी की हॉर्स ट्रेडिंग की, हमारे बंदे खरीद लिए, बड़े रेट लगा लिए, वहां पर हुकूमत को फिर क्यों करते हैं? वैसे समर हुकूमत का काम नहीं था, वहां भी जमीर का सौदा था ना सर। नहीं, लेकिन हुकूमत का काम मोहम्मद जमीर का था। नहीं मोहसिन साहब, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, आपके तवज्जुह से अगर ब्रेक से वापस आ जाए तो फिर मजीद जरा बात कर लेते हैं। मुझे जरा ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा बात इस पे भी करेंगे, ये इलेक्शन सीक्रेट की तरफ जा रहा है या फिर ओपन बैलेट की तरफ। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन में सरप्राइजेस होंगे या नहीं, ये सारा डिपेंड करता है कि ये ओपन बैलेट होता है या सीक्रेट बैलेट। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान से राय मांगी है। कल उन्हें इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी अहम समाअत होनी है जिस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने से पहले इलेक्शन कमीशन की राय भी मालूम करने जा रही है। फिलहाल प्राइम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।